बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम ईटा 2020 के सिलसिले में जो क्लास है उसमें चैप्टर नंबर 6 जो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो बेसिकली क्या है, प्रोकैरियोट्स के साथ रिलेटेड। यानी अब ये हमारे आगे जो चैप्टर्स चलेंगे ना, तो ये बेसिकली ये क्लासिफिकेशन के होंगे, जिनमें हम वो जो ख़ास तौर पे आपने रॉबर्ट विटकर क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम उन्होंने दिया था। उसमें प्रोकैरियोट्स जिनको आप ना किंगडम मोनीरा के अंदर रखते हैं, यानी प्रोकैरियोट्स है ना, दे आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनीरा, या इसको किंगडम प्रोकैरियोटी भी कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो था प्रोटिस्टा था सेकंड किंगडम, थर्ड फंजाई है, फोर्थ प्लांटी और फिफ्थ क्या था, एनिमेलिया। तो ये जो भी हमारे अब ये नेक्स्ट जो चैप्टर्स होंगे उनके अंदर हम यही 5 किंगडम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, इसमें प्रो का मीनिंग क्या था जी, बिफोर। कैरियोट्स का मीनिंग क्या है, हैविंग न्यूक्लियस। यानी इसमें ऐसे जब वो ऑर्गेनिजम्स या हमने जो कह सकते हैं बैक्टीरिया या उनसे मिलते जुलते ऑर्गेनिज़म को इंक्लूड किया है कि जिनके अंदर क्या है, न्यूक्लियस नहीं था। यानी बिफोर न्यूक्लियस से मीनिंग क्या है कि ये वो सिंपलेस्ट सा सेल था कि जिसके अंदर अभी न्यूक्लियस या वो डेवलप नहीं हुआ। लेकिन आज हम ना जो प्रोकैरियोट्स को डिफ़ाइन करते हैं वो क्या था कि दीज आर द सेल्स विच लैक से मीनिंग है जिनमें क्या है, एब्सेंट होगा क्या जी, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। यहाँ पे मैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस की बात कर रहा हूँ कि इनके अंदर नहीं होंगे। यानी आप एक आसान सा कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स में है ना, इनमें क्या था जी, नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्लस ऑर्गेनेलिस। अब यहाँ पे ना देखें, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस की बात हो रही है। अब ना कुछ ऐसे होते हैं स्ट्रक्चर्स जैसे वो नॉन मेम्ब्रेनस हैं, जिनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने ना राइबोसोम्स पढ़े हुए हैं। जो राइबोसोम्स हैं वो मौजूद हैं, इनके अंदर क्या होगा, ये जो राइबोसोम्स हैं ये मौजूद हैं, लेकिन राइबोसोम्स हैं वो क्या होंगे, ये ग्रैन्युलर होते हैं और इनको हम ग्रैन्युलर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस भी कहते हैं। यानी आप इनको क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस कहेंगे, या इनको आप नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं। अब देखें, ये जो राइबोसोम्स हैं, ज़ाहिर है कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्योंकि अभी ये राइबोसोम की बात हो रही थी तो मैं इसलिए ना ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ। आपने क्या पढ़ा था कि 70S जो होते हैं ना, राइबोसोम्स होते हैं, और ये स्मॉलर राइबोसोम्स हैं। यानी यूकैरियोटिक सेल से क्या होंगे, ये स्मॉलर भी होते हैं, इनकी डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। अच्छा, ये जो थे ना, जैसे एक राइबोसोम जो होता है उसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक उसमें ना लार्जर होता है और एक स्मॉलर। यहाँ पे भी उसी तरह से लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स आपको नज़र आएंगे, लेकिन इसमें जो लार्जर सब यूनिट होगा उसका जो सेडिमेंटेशन रेट है वो 50S होता है, जबकि 30S क्या था, स्मॉलर जो सब यूनिट है उसका सेडिमेंटेशन रेट होगा।
ये MCQs में आ सकते हैं। और ये जो 70S है ना, ये क्या था, कंप्लीट जो राइबोसोम है उसका सेडिमेंटेशन रेट है। ये बेसिकली क्या है, जो कंप्लीट होगा उसका ये 70S होता है, रिमेनिंग जो है ना दोनों सब यूनिट्स होते हैं उनका 50 और 30 होगा। लेकिन एक ये भी बता देता हूँ कि ये वाले जो थे ना जो 70S वाले हैं, यानी बेसिकली ये प्रोकैरियोटिक हैं, तो ये भी ना कहना कि सिर्फ ये आपको प्रोकैरियोट्स में मिलेंगे, बल्कि जो आपने पढ़ा था ना उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं या क्लोरोप्लास्ट है, उनके पास भी राइबोसोम्स होते हैं, वो भी यही वाले प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आप कहेंगे। यानी जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं, ये बात का MCQ आ जाता है कि आर फाउंड इन, उसमें वो माइक्रोब्स का वो जिक्र कर देते हैं जिसमें क्या होगा, कोई बैक्टीरिया की टाइप्स दी होंगी, और साथ ही उसमें क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया का भी जिक्र आ सकता है। तो बेटा एक याद रखिएगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी हैं, ठीक है ना। तो उसमें ये नहीं है कि आप न सिर्फ कहें कि ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है तो ये प्रोकैरियोट्स में मिलेंगे। अब वो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट का पार्ट है, लेकिन उनमें राइबोसोम्स 70S होते हैं, तो वो भी क्या है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होंगे। अब इसके बाद ना ये जो प्रोकैरियोट्स हैं, अगर हम देखें ये सिंपलेस्ट सेल से, और ये जो थे ना बेसिकली ये बने थे जब लाइफ का स्टार्ट हुआ है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के दौरान, और ये पहले बने हैं। और इनके बाद क्या था, प्रो के बाद यूकैरियोट्स बने। अब आपके बुक में ने एक उसने लाइन से एक दी हुई है कि जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स है ना, इनके दरमियान जो एक टाइम पीरियड है, जो गैप है, वो तकरीबन ना हम कह सकते हैं ये जो गैप आ रहा है दैट इज़ ओवर 1 बिलियन ईयर्स। यानी लैंड के ऊपर जो हमारे पास थे जो डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म से अर्ली स्टेज के ऊपर, तो उसमें क्या था, यही प्रोकैरियोट्स थे। और यही प्रोकैरियोट्स है ना, उनसे यूकैरियोट्स यानी एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस का अपीयर होना और ऑर्गेनेलिस का क्या था, ये ऑलमोस्ट 1 बिलियन ईयर्स का गैप बनता है उसके बाद। ये वो एनीवे एक आप ना वो पढ़ते भी रहते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसका भी जिक्र ये कर देता हूँ, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो बेटा इसके लिए याद रखिएगा कि जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है ना, ये नॉर्मल क्लासिफिकेशन से डिफरेंट है। और ये जो क्लासिफिकेशन होती है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको हम जब ग्रुप्स की फॉर्म में अरेंज करते हैं, तो ग्रुप्स की जो अरेंजमेंट होगी वो ऐसी होती है कि विच इज़ फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट मैनर, यानी एंसेस्टर्स के अबाव अजदाद, यानी फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो बना था, फिर उससे नेक्स्ट बना, फिर नेक्स्ट बना, यानी वो एंसेस्टर टू डिसेंडेंट एक सीक्वेंस होता है ना, तो वो हमें क्या बता रहा होता है कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसका एवोल्यूशन कैसे, हमें एक एवोल्यूशनरी जो है वो हिस्ट्री उससे पता चलती है। अब ये जो है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है ना, जब आप क्लासिफिकेशन के दौरान जो डिटरमिन करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, फाइलॉजिनी या फाइलोजेनेटिक जब वो क्लासिफिकेशन भी कहेंगे। लेकिन वो एक पूरा जो सीक्वेंस है, यानी जो ग्रुप्स आपको एक सीक्वेंस में अरेंज हुए नज़र आते हैं ना, उसके लिए एक और टर्म भी यूज़ की जाती है, फाइलेटिक लीनिएज। और फाइलेटिक लीनिएज क्या है, दैट इज़ एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स which are arranged an ancestor to descendant sequence। ancestor से descendant sequence होगा, और कोई भी फाइलेटिक लीनिएज है। अब देखिए ना, फाइलेटिक लीनिएज के लिहाज से अगर मैं आपको बताऊँ, आप चूँकि ना आपने ये सिलेबस पढ़ा हुआ है, जैसे ना हम प्लांट्स को देखते हैं, तो जो सबसे सिंपलेस्ट प्लांट्स जो थे, जिनको आप लोअर प्लांट्स भी कहते थे, एल्गी होते थे। फिर उनसे हमने कहा है कि वो प्लांट्स इवॉल्व हुए हैं, तो क्या बने थे, ग्रीन एल्गी से ब्रायोफाइट्स,
ब्रायोफाइट से नॉन सीड प्लांट्स बने थे, वो आपने पढ़ा था ना, साइलोप्सिडा है, फिर लाइकोप्सिडा, सफीनोप्सिडा, टीरोप्सिडा में फिलिसिनी आपने पढ़ा था, फिर जिम्नोस्पर्मी आ जाता है, सबसे आखिर में एंजियोस्पर्मी। तो ये जो एक सीक्वेंस है, यानी सबसे सिंपलेस्ट जो प्लांट्स है और जो ट्रू प्लांट्स हैं वो ब्रायोफाइट्स हैं, और सबसे जो हाईएस्ट हैं वो क्या है, एंजियोस्पर्मी। अब इस तमाम का जो हम सीक्वेंस लगाते हैं तो ये क्या होगा, वो फाइलेटिक लीनिएज है, फाइलोजेनेटिक ये क्लासिफिकेशन होगी। तो हम ना डिफरेंट है हमारे पास, जैसे फंजाई का फाइलेटिक लीनिएज आप देखते हैं, आप प्लांट्स की बात करते हैं, आप एनिमल्स को देखते हैं, तो भाई ये जो फाइलोजेनिस है ना, जब हम स्टार्ट करेंगे, ये एक बात याद रखिएगा, तमाम जो लीनिएजेस होंगे, तमाम वो जो सीरीज़ हमारे पास होंगी, दे विल बिगिन विद प्रोकैरियोट्स। वो किसके साथ शुरू होंगी, प्रोकैरियोट। अच्छा, मैं इसमें ना इसी बात को ऐसे भी समझा देता हूँ, ये आपने ना इवन के छोटी क्लासेस में भी इस तरह की ये एक डायग्राम, एक ये फिगर सी देखी होगी, जस्ट लाइक दिस, जो मैंने ये ड्रॉ कर दी। और इसमें क्या था, यहाँ पे ये मोनीरा लिखा होता है, फिर यहाँ पे क्या था, प्रोटिस्टा, फिर ये फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। और इसमें देखें ना, हम यूं क्या करते हैं, ये जो लाइंस ये बना रहे होते हैं, ये उनके क्या करेंगे, शाबाश, लाइफ हिस्ट्री को, उनकी फाइलोजेनेटिक जो हिस्ट्री है उसको ज़ाहिर कर रही होती है। अब इसमें देखें, सबसे बॉटम पे आपने मोनीरा लिखा है, यानी मोनीरा है, या आप इनको क्या है, प्रोकैरियोट्स भी कह सकते हैं। तो यानी कोई भी लीनिएज है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, प्रोकैरियोट्स से। अब देखिए ना, प्रोकैरियोट्स से जो था वो, अगर मैं प्लांट की बात कर रहा था तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट बने, और उनसे फिर क्या है, हायर प्लांट्स बन गए। तो ये क्या है, तमाम लीनिएजेस जो होंगे वो प्लांट्स के, एनिमल, फंजाई के, दे विल स्टार्ट फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। तो ये अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स से। एनीवे, यहाँ पे आपके सिलेबस में ना उसने थोड़ा सा ये फाइलोजेनेटिक जब वो क्लासिफिकेशन के हवाले से इनका भी जिक्र किया हुआ है, मोनीरा या प्रोकैरियोट। देखिए, मैं थोड़ा सा आपकी बुक से हट के भी एक दो बातें ये कंसेप्ट के लिहाज से भी ज़रूरी हैं, वो बता रहा हूँ पहले, कि अगर आप देखें जो पुरानी क्लासिफिकेशन थी ना प्रोकैरियोट्स की, उसको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते थे। यानी जो प्रोकैरियोट्स या मोनीरा है उनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते थे। उनमें एक हम ऐसे लिखते थे आर्किया, और दूसरा क्या था जी, यूबैक्टीरिया। ये जो प्रोकैरियोट्स को हम आर्किया और यूबैक्टीरिया में जो डिवाइड कर रहे थे ना, तो आर्किया को एक पुराना जो नाम दिया जाता था ना, दैट वाज आर्कियो। अब देखें ना, जो आर्किया का वर्ड है ना, आर्किया और आर्कियोलॉजिस्ट आपने सुना भी होगा, यानी ये कदीम, एंशेंट या कदीम के मीनिंग में आता है। तो आर्कियोबैक्टीरिया जो थे ना, इनको हम एंशेंट बैक्टीरिया कहते हैं। वो एंशेंट इस तरह से कह रहे हैं कि बेसिक रीज़न क्या थी कि आज भी हमें ये जो आर्किया वगैरह मिलते हैं ना, ये ऐसे प्लेसेस के ऊपर मिलेंगे, यानी मोस्टली जो ना वो ऐसे होते हैं कि जो कि क्या होंगे, हार्श किस्म के हैं, ज़्यादा सवियर कंडीशंस होती हैं, जहाँ पे नॉर्मली दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सरवाइव नहीं कर सकते। अब ना ये जो कैरेक्टर मैं बता रहा हूँ ना, कि ये बेसिकली क्या होंगे, हार्श किस्म के या बैड किस्म का जो होगा ना, जो कंडीशंस हैं उनके अंदर सरवाइव करते हैं। और आपको पता है कि अर्ली जो थी ना, जो हमारी लैंड की हिस्ट्री थी, जब ये वो बिग बैंग थ्योरी के साथ आप पढ़ते हैं ना कि व्हेन इट केम इनटू बीइंग, एट दैट टाइम जो टेम्परेचर था पर्टिकुलरली वो बहुत हाई था। आज भी हम बैक्टीरिया को जिस तरह देखते हैं, अभी मैं थोड़ा सा बाद में वो बात भी करूँगा, कुछ बैक्टीरिया ना 120 डिग्री सी पे भी सर्वाइव कर रहे हैं, कुछ जब मेंशन किया हुआ 90 डिग्री सी जो होते हैं ना, जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं उनमें भी होते हैं। यानी इतने हाई टेम्परेचर पे बाकी और कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करता। तो इस तरह के फीचर्स हैं, इनकी बेस पे हम ये कहते हैं कि ये जो आर्किया है ना,
हैं ये प्रोकैरियोट्स, लेकिन ये क्या थे, वो अर्ली जो लैंड कंडीशंस ना उनमें ये सर्वाइव कर सकते थे, तो उस वक्त यही होंगे। अब ठीक है, जो पुरानी क्लासिफिकेशन थी यानी जो स्टार्ट में जो लिया गया था 5 किंगडम सिस्टम, उसमें हमने पहले बैक्टीरिया, बाद में किसको रखा, सॉरी पहले आर्कियोबैक्टीरिया और बाद में क्या था, यू बैक्टीरिया को रखा था। अब क्यों आर्कियोबैक्टीरिया को रखा है कि ये कुछ इनके एंशिएंट फीचर्स हैं, यानी ओल्ड जो थे ना, यानी ये बाद में मॉडिफाई किया गया ना रॉबर्ट विटकर के जो क्लासिफिकेशन है, लेकिन उससे पहले क्या था, रॉबर्ट विटकर ने क्या किया था, मोनीरा ग्रुप बनाया, लेकिन मोनीरा के अंदर तमाम प्रोकैरियोट्स को रखा और उसमें क्या था, ये आर्किया पहले रखे गए, यू बैक्टीरिया जो थे वो बाद में रखे गए। लेकिन वो मैंने सारे रीज़न बता दिए क्यों। लेकिन जो यू बैक्टीरिया है ना, यू का मतलब होता है ट्रू। अब ना एक याद रखें, आर्किया बैक्टीरिया के लिए जो आजकल हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो आर्किया है, और जो यू बैक्टीरिया है ना, इसके लिए जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं सिंपली बैक्टीरिया का, यानी उनको यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया कहने के बजाय क्या उनको आप सिंपल बैक्टीरिया कह दें। तो एनीवे ये क्या थे, प्रोकैरियोट्स के ये दोनों ग्रुप्स हैं, लेकिन इनके कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिनकी बेस पे क्या होगा कि ये 100% एक जैसे नहीं है, यानी आप इनको ना सेम ग्रुप में भी इंक्लूड नहीं कर सकते। उसके एक रीज़न बता देता हूँ। देखें, मैं एक आसान पहले कर देता हूँ, फिर आपके लिए ये बात समझनी ना ईजी हो जाएगी। यहाँ पे जब हम फाइलेटिक लीनिएज बनाते हैं ना, कोई से 2-3 ग्रुप्स में, ये कहता है एक ए ग्रुप था, फिर ये बी था, फिर ये क्या था, सी है। अब अगर ना हम कहें ना ए जो है वो ज़्यादा सिंपलेस्ट था, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये सिंपलेस्ट जो ऑर्गेनिज्म था वो शुरू में बने, बी जो है वो उससे कम्प्लेक्स है, सी उससे कम्प्लेक्स। लेकिन अब देखें, बी बेशक हायर ग्रुप है, लेकिन उसमें कुछ फीचर्स ए के होंगे, रिजेम्बलेंस शो करेगा। लेकिन बी जो है दूसरी तरफ क्या है, सी जो ग्रुप होगा उसके साथ, दोनों के इन बिटवीन आ रहा है ना। ज़ाहिर है सी कहाँ से इवॉल्व हुआ, बी से, तो सी के अंदर क्या होंगे, कुछ कैरेक्टर बी के होंगे, और बी कहाँ से इवॉल्व हुआ, ए से, तो इसका मतलब क्या है, बी के अंदर कुछ कैरेक्टर सी के भी हैं और कुछ क्या है, ए के। अगर मैं एक सीक्वेंस ऐसा बना देता हूँ कि ये मैंने ए लिख दिया, यहाँ पे मैं सी लिखता हूँ, यहाँ पे बी लिखता हूँ, तो देखें सी के साथ बी रिलेटेड है, वो इशू नहीं। लेकिन देखें बी जो है ना दूसरी तरफ ए के साथ भी रिजेंबल कर रहा था, तो आपने क्या लिख दिया, सी की ए के साथ रिजेंबलेंस कम है, बी की ए के साथ ज़्यादा है, तो क्या है, बी पहले आना चाहिए, सी बाद में आना चाहिए। ऐसे ही है। अब देखें, जब हम ना ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाते हैं, उसमें पहले नंबर पे क्या था, यानी ओल्ड बात कर रहा हूँ, जो आर्कियो बैक्टीरिया थे वो पहले रखे गए थे, फिर क्या थे, ये यू बैक्टीरिया रखे गए थे, उसके बाद वो प्रोटिस्ट आ देते हैं, यूकैरियोट्स वगैरह वो चल रहा है। लेकिन अब जो नई क्लासिफिकेशन आई है उसके मुताबिक क्या था, जो आर्किया हैं जब उनको स्टडी किया गया, नो डाउट उनमें कुछ एंशिएंट फीचर्स हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, यूकैरियोट्स के साथ भी रिजेम्बलेंस शो कर रहे हैं, यानी उनकी जो कुछ रिजेम्बलेंस है वो यूकैरियोट्स के साथ भी, यानी प्रोकैरियोट के साथ भी रिजेंबल करते हैं यू। तो बेटा आपके जो यहाँ पे सिलेबस में ना, अब इसको क्लासिफिकेशन को 5 किंगडम वाले को चेंज कर दिया गया है, और इसके लिए हमने जो नया अभी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो अडॉप्ट किया, और ख़ास तौर पे आर्किया की वजह से है, आर्कियो बैक्टीरिया, उसको हम नाम देते हैं 3 डोमेन सिस्टम। अब देखें, ये जो डोमेन है ना, ये बेसिकली क्या है, डोमेन जो होता है ना, इसको हम सुपर किंगडम कह सकते हैं। ये थोड़ी सी बोरिंग है ये क्लासिफिकेशन की बातें, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। देखो, जैसे आपने ना एक वो किया था ना, क्लासिफिकेशन यूनिट्स लिखे थे कि ये किंगडम है, किंगडम के बाद क्या आता है जी, फाइलम, फिर क्या है, क्लास, क्लास के बाद क्या था,
ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर इसी तरह से जीनस, और आखिर में क्या था जी, स्पीशीज। अब देखें ये ग्रुप्स रखे गए हैं क्लासिफिकेशन के लिहाज से, लेकिन हम इनके यानी फर्दर जब बिगर और स्मॉलर ग्रुप्स भी बना सकते हैं। यानी क्लास और फाइलम के दरमियान एक हम ना सुपर क्लास का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और ये आपने पढ़ा था, ख़ास तौर पे याद होगा ना कि जिस वक्त वो कॉर्डेट्स जो थे आपने उनको क्या किया था, एक क्रेनिया और दूसरा जो था क्रेनिएटा में किया था। ठीक है, वो जो ग्रुप क्रेनिएटा था जिसमें क्रेनियम होती है, उनमें सब फाइलम जो आपने बना दिया था वो क्या था, वर्टिब्रेटा था। अब ना जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसको आपने क्या है, दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया था। अब वो सुपर क्लास जो थी, एक थी एगनेथा जिसमें जॉ लेस फिशेस बेटे आपने इंक्लूड की हैं। ये थोड़ी बातें बड़ी समझने वाली हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। सुपर क्लास एगनेथा थी जिसमें जॉ लेस फिशेस आई थी, और दूसरी क्या थी, सुपर क्लास गनेथोस्टोमा। यहाँ पे देखें फाइलम के बाद आप क्या लिख रहे हैं, क्लास, जबकि हमने क्या कहा था जो सब फाइलम वहाँ पे आएगा वो क्या है, वर्टिब्रेटा है। फाइलम क्या था, असल में कॉर्डेटा था, सब फाइलम क्या हुआ, वर्टिब्रेटा। अब वो सब फाइलम के आगे क्लास के बजाय सुपर क्लासेस बनाएंगे, और सुपर क्लास जो थी ना, एक क्या थी, एगनेथा जिसमें जॉ लेस फिशेस आती हैं, उसके आगे दो क्लासेस आपने बनाई थी, सिफेलोस्पाइडोमॉर्फी और मेग्जेनाए होती हैं। फिर इसी तरह से जो गनेथा था, गनेथोस्टोमेटा जॉस वाले जो होते हैं, उसको आपने 6 क्लासेस यानी सुपर क्लास गनेथा को 6 क्लासेस में डिवाइड किया था। कॉन्ड्रिक्टिस जिसमें कार्टिलेजिनस फिशेस आ जाती हैं, ऑस्टिक्टिस में बोनी फिशेस हैं, क्लास एम्फीबिया थी, फ्रॉग वगैरह, रेप्टिलिया, क्लास एविस, क्लास मैमेलिया, ये 6 क्लासेस हमने बनाई। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ना, जैसे मैंने कहा ना, क्लास है, एक क्लास को से बड़ा ग्रुप भी हो सकता है सुपर क्लास, और एक क्लास को आगे हम ना फर्दर जब वो सब क्लासेस के अंदर भी क्या है, डिवाइड कर सकते हैं। यानी ये बेसिकली ये क्लासिफिकेशन चलती है। अब ना ये किंगडम से बड़ा ग्रुप जो हमने बना दिया वो क्या था जी, 3 डोमेन सिस्टम है। अब वो जो 3 डोमेन सिस्टम है उसमें जो 3 डोमेन्स रखी गई ना, ये पहले मैं लिख रहा हूँ क्या जी, ये बैक्टीरिया है, पहली कौन सी है, बैक्टीरिया। फिर देखें दूसरी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कौन से जी, आर्किया। फिर उसके बाद तीसरी ये मैं डोमेन लिख रहा हूँ जिसको हम नाम देते हैं यूकैरिया। अब ज़रा गौर करें, यानी बेसिकली जो 5 किंगडम सिस्टम था उसमें हमने क्या किया हुआ था कि बैक्टीरिया और आर्किया को मिला के एक ही ग्रुप में रखा था मोनीरा के अंदर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मोनीरा जो है ना, दैट हैज़ बीन सप्लिटेड, MCQ की बात हो रही है कि मोनीरा हैज़ बीन सप्लिटेड इनटू 2 डोमेन्स। एक इसमें हमने उसको सप्लिट किया 2 डोमेन्स के अंदर, यानी वो किंगडम था तो अब उस किंगडम को पहले हमने क्या किया है, 2 सुपर किंगडम्स में जब वो डिवाइड कर दिया। एक सुपर किंगडम जो है वो बैक्टीरिया है, दूसरा क्या है, आर्किया। ये मोनीरा के को हमने सप्लिट करके बनाया। बाकी देखें यहाँ पे ये जो आपके पास ना मोनीरा था, ये तो प्रोकैरियोट है, बाकी चारों जो हैं वो कौन से हैं जी, शाबाश, यूकैरियोटिक किंगडम्स हैं। यानी अगर 5 किंगडम्स के लिहाज से देखें तो 4 किंगडम्स किसके हैं, यूकैरियोट के, एक किसका है, प्रोकैरियोट का। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो प्रोकैरियोट है उसके फर्दर 2 डोमेन्स बना दी, आर्किया और बैक्टीरिया, जबकि बाकी जो चारों थे ना किंगडम्स, उनको एक सिंगल डोमेन जिसको आपने क्या नाम दिया, यूकैरिया, उसमें रखा है। ये देखें कितने MCQs यहाँ से बन सकते हैं। यानी फिर सुन लें कि 5 किंगडम से, 5 किंगडम में से जो किंगडम मोनीरा है प्रोकैरियोटी, उसको हमने सप्लिट किया 2 डोमेन्स के अंदर, और बाकी जो 4 किंगडम्स थे उनको हमने क्या इकट्ठा रख दिया एक डोमेन यूकैरिया में।
और वैसे अगर एमसीक्यू में आपसे पूछे ना कि नंबर ऑफ प्रोकैरियोटिक किंगडम्स, वो 1 है, वो मुनीरा है, ठीक है। नंबर ऑफ यूकैरियोटिक किंगडम्स वो 4 हैं। कौन कौन से? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। लेकिन डोमेन के लिहाज से ये जो चारों हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये डोमेन यूकैरिया में आएंगे। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होंगे वो आर्किया प्लस क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। अच्छा बेटे, अब देखें, एक मैंने जैसे वो अभी कहा था ना ABC, यानी ये 3 ग्रुप्स हैं। हम सीक्वेंस जब बनाते हैं तो हम देखते हैं वो रिजेम्बलेंस किसके साथ ज़्यादा है। जैसे मैंने क्या कहा था, मैं यूँ ना A, B और C को ऐसे अरेंज करता हूँ कि ये ACB है, तो ये ना हमें अरेंजमेंट इतनी कोई अच्छी नज़र नहीं आ रही। क्यों? कि B की रिजेम्बलेंस A के साथ ज़्यादा थी, C की कम थी, तो A के करीब B को आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखें, अगर मैं ना आर्किया ओल्ड या एंशंट के मीनिंग में लेता हूँ, तो अब ना यहाँ पे अगर मैं आर्किया को एंशंट के लिहाज से पहले नंबर पे ले आऊँ, फिर बैक्टीरिया और यूकैरिया यूँ अगर अरेंज करता हूँ ना, तो और उसके बाद मैं कैरेक्टर्स को देखता हूँ, कंडीशन यहाँ पे वही बनेगी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आर्किया पहले लिखा है, बैक्टीरिया सेंटर में रखा, फिर यूकैरियोट को रखा, यानी एक फाइलेटिक लीनियज, तो बेटे एक याद रखें, जो आर्किया है ना वो बैक्टीरिया के साथ भी कुछ रिजेम्बलेंसेस शो कर रहे होते हैं और कुछ यूकैरियोट्स के साथ भी। यानी एक तरफ क्या करते हैं, जो आर्किया हैं वो रिजेम्बलेंस शो करते हैं बैक्टीरिया के साथ, और दूसरी तरफ क्या है, यूकैरियोट के साथ। तो मैंने क्या कहा था, जैसे बी जो है वो ए के साथ भी रिजेम्बलेंस शो करता है सी, तो इसका मतलब क्या है, बी को ए और सी के दरमियान आना चाहिए। तो वही बात होगी ना, अगर हम आर्किया को पहले रखेंगे तो फिर वो सीक्वेंस सही नहीं बनेगा। तो अभी ना जो इनके कैरेक्टर्स को स्टडी किया गया ख़ास तौर पे मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके, तो हमने क्या देखा है कि जो आर्किया है उसमें कुछ एडवांस फीचर्स भी मौजूद हैं जो कि क्या यूकैरियोट्स के साथ रिजेंबल करते हैं, और कुछ जो है वो प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स भी हैं। तो अब ना 3 डोमेन सिस्टम में हमने ना ये डोमेन्स का जो है वो सीक्वेंस बनाया है। पहले बैक्टीरिया आएगा, फिर आर्किया आएगा, और फिर उसके बाद क्या है, यूकैरिया। अच्छा बेटे, अभी इसी को मैं फर्दर थोड़ा सा ना ये कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखें, जो बैक्टीरिया है ना, इस ग्रुप के अंदर आप जो स्टडी करेंगे, एक तो सिंपल जो बैक्टीरिया हैं जो प्रोकैरियोट्स हैं वो आ जाएंगे, लेकिन इसी तरह से प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में एक होंगे जिनको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहेंगे। इन्हें साइनोबैक्टीरिया भी होंगे और बैक्टीरिया भी होंगे। ये जो है वो किसके ग्रुप हैं जी, यानी जो बैक्टीरिया हैं उसमें जो उसको फर्दर हम इस तरह से 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे होते हैं कि एक ट्रू बैक्टीरिया और दूसरा कौन सा था, साइनोबैक्टीरिया। और जो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये बेसिकली कौन से हैं ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप यहाँ पे ऐसे लिख लें कि ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं, और ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल ए भी मिलेगा, और ये क्या करते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। ये कौन से करेंगे, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। ये कौन से फोटोसिंथेसिस करेंगे, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। जबकि देखें जो बैक्टीरिया हैं उनमें भी आपने पढ़ा हुआ है फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं, लेकिन उनके अंदर क्लोरोफिल ए नहीं होता। वो मैं आपको चैप्टर 4 में बता चुका हूँ, उनमें बैक्टीरिया क्लोरोफिल था। बाकी रह गया जो साइनोबैक्टीरिया है, इनके राइबोसोम्स हो गए, उनके सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन होगी। बाकी इस तरह से वो प्रोकैरियोटिक हैं, बैक्टीरिया के साथ रिजेंबल करते हैं, लेकिन सिर्फ बैक्टीरिया से वो डिफ़र कर रहे हैं। किस वजह से कि वो पिगमेंट्स जो होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, और जो उसमें ख़ास तौर पर वो वाटर यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में, हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं करते, जबकि बैक्टीरिया क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करेंगे। अच्छा बेटा, अभी ना ये जो 3 डोमेन सिस्टम जो था ना जो लिया गया है, उसमें
1970s, ये आपकी बुक में वो दिया हुआ है कि 1970s में कार्ल वोस, देखें जो कार्ल वोस है इसने क्या किए थे, 2 डिफरेंट जीन्स, ये एमसीक्यू में आ सकता है, ये 2 डिफरेंट जो जीन्स थे ना वो आइडेंटिफाई किए थे, जिसके बेस पे क्या था, उसने कहा था कि जो बैक्टीरिया और आर्किया ये डिफरेंट है, ये सेम नहीं है। और उसमें ना ख़ास तौर पे जो हम ना इनमें सीक्वेंस देखते होते हैं ना, ये आरएनए सीक्वेंस, और जो इनके अंदर आरएनए ना राइबोसोमल आरएनए, उसमें ये एमसीक्यू में आ सकता है टोटल या वो कितने 1500 न्यूक्लियोटाइड्स, कितने होंगे उसमें 1500 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और ज़ाहिर 1500 न्यूक्लियोटाइड हैं, एक न्यूक्लियोटाइड चेन की सूरत में होते हैं। उसमें जो एक बैक्टीरिया और आर्किया का जो डिफरेंस नोट किया गया ना, मैं ज़रा वो पहले लिख देता हूँ। ये बेसिकली देखें ए में इस तरह से जो लिख रहा हूँ ना, ये एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये कौन से एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये CuCAA, यानी उसमें क्या है, C साइटोसिन है, U यूरासिल है। ये एक सीक्वेंस आपको मिलेगा किसमें जी, आर्किया के अंदर, और एक सीक्वेंस मिलेगा आपको बैक्टीरिया के अंदर। तो एक सीक्वेंस आपको मिलेगा ये बैक्टीरिया में, यहाँ पे मैं बैक्टीरिया लिख देता हूँ ये वाला, और इसी तरह से मैं ये नेक्स्ट सीक्वेंस से लिख रहा हूँ, और इसके साथ ये देखें मैंने आर्किया लिख लिया। ये क्या है, देखें ये बेसिकली बैक्टीरिया और आर्किया के आरएनए सीक्वेंसेस हैं, AACUC, और यहाँ पे क्या है AACUU। और ये वाला जो है बनता है ना, जैसे मैंने कहा ना टोटल 1500 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये कहीं पे नोट कर लीजिएगा, ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है ना, इसकी जो नंबरिंग बनती है वो 910। ज़रा आप इधर से स्टार्ट करेंगे तो 909 ये न्यूक्लियोटाइड है, 910 वाला जो होगा C, उसके बजाय आर्किया में क्या है, U है। यानी अब देखें आरएनए के अंदर जब वो चूँकि डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जेनेटिकली ये क्या हो गए, एक दूसरे से डिफरेंट हो गए। और एक याद रखें, जो हम ना ये फाइलॉजनी जिसको कहते हैं ना, ये सारी जो मैं बातें कर रहा हूँ ये फाइलॉजनी की कर रहा हूँ, कि जब हम अरेंज कर रहे होते हैं तो आरएनए जो राइबोसोमल आरएनए है ना, जो तमाम ऑर्गेनिजम्स का, उसके अंदर जो चेंजेस हैं वो सबसे कम हैं। यानी जो एक स्पीशी है ना उसके लिहाज से, या जो एक ग्रुप होगा, आरएनए में चेंजेस नहीं हैं। तो वो कम चेंजेस होने की वजह से क्या है, तो हम उसको ना एक कह सकते हैं कि वो बायोलॉजिकल क्लॉक के तौर पे हम उसको यूज़ करते हैं, कि उसकी बेस पे हम जब वो फाइलॉजनी जब वो डिटरमिन करेंगे। तो आप देखें अगर ना बैक्टीरिया और आर्किया दोनों सेम होते तो आरएनए में कोई चेंज ना होती। तो लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है, और ये ख़ास तौर पे याद रखना है कि इनके राइबोसोमल आरएनए के अंदर 1500 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और ये जो चेंज है यहाँ पे जो कार्ल वोसवेयर ने ऑब्ज़र्व की थी, वो क्या है, 910 वाला जो होगा, 909 तक वो सेम आ रहे थे, 910 पे ना ये क्या है, C जो दैट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। अब इस तरह से ना ये हमारे पास क्या है, आर्किया और बैक्टीरिया जो वो थोड़े से ये डिफरेंट हो रहे हैं, आरएनए के बेस पे भी हैं। लेकिन बेटे इसमें ना सिर्फ यही बेसिस नहीं है, हम ना बाकी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन, न्यूट्रिशन उसकी बेस पे करते हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। लेकिन ये जो चूँकि हमारे पास जो ना ये जो अभी हम मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, यानी आरएनए सीक्वेंस जिसका देखते हैं, तो ये बेसिकली कौन सी है, दिस इज़ मॉलिक्यूलर स्टडी। और एक याद रखें जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके जो तमाम की मॉलिक्यूलर स्टडी जब वो इतनी आसान नहीं है। एक तो उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, यानी एमसीक्यू के लिहाज से आ सकता है कि वाई
phylogeny of all prokaryotes has yet not been possible. उसका सिंपल आंसर क्या होगा कि because it is based upon molecular studies and molecular studies of all prokaryotes is not possible because of, आपके बुक में आई थिंक एक वर्ड इमेंस लिखा हुआ है, ये उनका एक जो इमेंस नंबर होगा, लार्ज नंबर होता है उसके बेस पे। सेकेंडली ये होता है कि देखें जब हम ना ये करते हैं ना तो उसके लिए यानी फाइलॉजनी के लिए आपको बैक्टीरिया वगैरह की कल्चरिंग करवानी पड़ती है, उनको ग्रो करवाना पड़ता है लैब के अंदर। तो तमाम बैक्टीरिया जो होते हैं ना उनके लैब के अंदर कल्चरिंग जो है वो पॉसिबल भी नहीं है, यानी कल्चरिंग भी पॉसिबल नहीं है, एक तादाद में बहुत ज़्यादा, तो इसलिए अभी ना बहुत कम जो है वो बैक्टीरिया हुए हैं। लेकिन इनका नंबर तो मैंने शुरू में क्या दिया, मिलियंस में है, लेकिन तकरीबन ना यहाँ पे ये मैं लिख रहा हूँ, ये MCQ में आ सकता है 6300 जो है ना वो जो स्पीशीज़ है ना उनको हम आइडेंटिफाई भी कर चुके हैं और उसके अलावा उनको जब वो क्लासीफाई भी कर चुके हैं। तो ये जो 6300 स्पीशीज़ है ना अभी बहुत कम नंबर है, लेकिन इस पर जो है वो रिसर्च हो रही है। अब ना एक आप कह लें कि एक टेक्निक है जो आपने सेकेंड ईयर में बायोटेक्नोलॉजी वाले में पढ़ी थी, PCR। जो PCR है उसके थ्रू जो DNA जैसे आप कर रहे थे ना, एक्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, फिर उसमें जो DNA या RNA सीक्वेंस आप डिटरमिन करते हैं, वो सारा वो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और ये वो सारा कुछ उसमें इन्वॉल्व है। अब PCR के थ्रू क्या है, आसान हो गया, एक तो वो सीक्वेंस फाइंड करना भी, और फिर सीक्वेंस का जब आप कंप्यूटराइज होती है वो मैचिंग होती है, तो उसके साथ हम फाइलॉजनीज जो वो कर रहे हैं। तो यानी आप कह सकते हैं ये MCQ में आ सकता है कि बैक्टीरिया जो फाइलॉजनी है उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया हम इंक्रीज़ कर रहे हैं वो किस लिहाज से, ये PCR के थ्रू, यानी PCR जो उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, नंबर जो है वो यानी बहुत ज़्यादा नंबर जो बैक्टीरिया का अब आइडेंटिफाई भी हो रहा है, प्लस उनकी फाइलॉजनीज जो हैं उनको भी इसने इजी बना दिया। तो ये MCQ के लिहाज से फाइलॉजनी के साथ यानी एप्लीकेशन है PCR की। अभी जैसे मैं ये बात कर रहा था ना कि जो आर्किया और बैक्टीरिया हैं इनमें रिजेम्बलेंसेस भी हैं और इसके साथ साथ क्या थे जी, डिफरेंसेस भी आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम थोड़े से वो डिफरेंसेस की बात करेंगे। सबसे पहले जो सेल वॉल है, ठीक है, यहाँ पे मैं चंद एक लिख देता हूँ, जैसे सेल वॉल है। सेल वॉल आपने क्या पढ़ी थी, जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी किसकी बनी हुई थी जी, पेप्टाइडोग्लाइकन, वो किसकी बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकन की, किस में, बैक्टीरिया के अंदर। यानी एक तरफ आप बेशक ना यूँ ऐसे बैक्टीरिया लिख लें, ये सारे MCQs में आ सकते हैं, और दूसरी तरफ मैं ना आर्किया लिख देता हूँ। अब देखें जो सेल वॉल होगी और इसी तरह से ये मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिख रहा हूँ। अब देखिए सेल वॉल में मैंने क्या कहा है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन इन नेचर है, कौन सी जी, बैक्टीरिया की, यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की। जबकि जो आर्किया होते हैं इनमें या तो वो क्या होगी, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, या फिर क्या होंगे उसमें प्योरली वो प्रोटीन्स की बनी होगी, या इसमें क्या होंगे बोथ भी। लेकिन ना जो आपके सिलेबस में उसने ना कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का ही लिखा है। लेकिन देखें जिस तरह से वो एक पेप्टाइडोग्लाइकन होता है ना, जिसमें ग्लाइकन चेन्स होती हैं बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर, और फिर वो आपस में क्रॉस लिंक्ड होंगी थ्रू पेप्टाइड चेन, तो वो वाला पेप्टाइडोग्लाइकन स्ट्रक्चर जहाँ पे नहीं होगा, या प्योरली कार्बोहाइड्रेट्स होंगे या क्या होती हैं वो प्रोटीन। अब देखें जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा है, इसमें क्या होता है, लिपिड बाइलेयर, इसके अंदर आपको क्या नजर आएगा कि ये क्या होते हैं, लिपिड बाइलेयर के होंगे।
अब लिपिड बाइलेयर जो है ना, उसमें जो ग्लिसरॉल है प्लस उसमें क्या होते हैं फैटी एसिड्स। ठीक है, जैसे ना यूकैरियोटिक सेल में उसी तरह से हमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल लिपिड बाइलेयर पर नजर आएगा। यहाँ पे भी क्या होती है लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, इसमें भी क्या होगी आपको लिपिड बाइलेयर नज़र आएगी, लेकिन यहाँ पे ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड्स नहीं होते, इसमें क्या होंगे हाइड्रोकार्बन्स होंगे। और हाइड्रोकार्बन मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि जैसे कार्बन हाइड्रोजन की एक चेन होती है ना, वो चेन नज़र आएगी और वो होती भी ब्रांच है, तो यानी ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब देख लें केमिकल कंपोजिशन में जो डिफरेंस आ गया कि इसमें ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड था और इसमें क्या है ब्रांच चेन जो होता है ना हाइड्रोकार्बन, ये डिफरेंस आ रहा है। फिर इसी तरह से ना ये हम पहले लिख चुके हैं आरएनए सीक्वेंस है, उसमें भी दोनों में डिफरेंस आता है। एक चौथा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ न्यूट्रिशन। देखें जो बैक्टीरिया है ना वो दो तरह के थे, हेटेरोट्रॉफ्स भी हैं और ये क्या है ऑटोट्रॉफ्स भी हैं। ठीक है ना, और जो हेटेरोट्रॉफ्स है ना आपने उनको सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया जैसे कहा था और पैरासिटिक में आ जाते हैं, और ऑटोट्रॉफ में क्या थे कीमो ऑटोट्रॉफ्स से और दूसरे कौन से थे फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ये आपने बैक्टीरिया वाले में पढ़े, आगे चल के हम ये दोबारा करेंगे भी, लेकिन इसमें याद रखिएगा कि ये वाले जो होते हैं ना ये टोटली क्या हैं ये ऑटोट्रॉफ्स, लेकिन कौन से ऑटोट्रॉफ्स में कीमो ऑटोट्रॉफ्स। यानी उसमें क्या था फोटोट्रॉफ्स से और कीमोट्रॉफ्स। ये क्या है ऑटोट्रॉफ में फोटो वाले नहीं है, यानी आप कह सकते हैं कि ये ऑटोट्रॉफिक मोड शो करेंगे लेकिन बैक्टीरिया से थोड़ा सा डिफरेंट। मिसाल के तौर पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको यूज़ करते हुए उनको ब्रेक करते हुए ये अपना फूड बना सकते हैं, ऑर्गेनोट्रॉफ्स भी कहते हैं। फिर इसी तरह से ना जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स वगैरह होंगे सॉइल में से उनसे भी अपना ये फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं, लिथोट्रॉफ्स। लेकिन देखें ऑर्गेनो जो होंगे जो ट्रॉफ्स हैं वो ऑर्गेनिक फूड को ब्रेक डाउन करके उससे वो क्या करते हैं एनर्जी लेंगे। लिथो वाले जो होते हैं ना उन मटेरियल्स की ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी ये केमिकल मेथड्स के थ्रू जो है वो क्या करेंगे इस तरह से अपना फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, लेकिन कौन सी कैटेगरी है कीमो ऑटोट्रॉफ्स। अब ना वो वाले कौन से थे हेट्रो भी थे और क्या थे ऑटोट्रॉफ्स भी थे। अब ना हम थोड़ा सा आ जाते हैं जो आर्किया में एक हमने कहा था शुरू में ही कि ये जो एडवर्स किस्म की कंडीशंस होती हैं ना ये उनमें भी सरवाइव कर सकते हैं। यानी बेसिकली ये क्या है कि जो आर्किया हैं, अब देखिए मैं इनके ना वो फर्दर क्लासिफिकेशन एक बता देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे आर्किया में एक वो हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन, सारे नहीं होते, कुछ ऐसे हैं कि जो कि मॉडरेट कंडीशंस में भी रह रहे होते हैं, और जो एक्सट्रीम कंडीशंस वाले होते हैं उनको हम ना एक्सट्रीमो फाइल्स का नाम देते हैं। ठीक है, और जो कुछ ऐसे होंगे जो कि मॉडरेट्स वगैरह में मॉडरेट कंडीशंस में रह रहे होते हैं। अब आपके सिलेबस में जो एग्जांपल्स दी हुई हैं ना आपने ऐसा से करना है कि जो मीथेनोजेंस होते हैं, ठीक है ना, मीथेनोजेन जो है ना ये क्या करेंगे मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की ना
जैसा ये फिक्सेशन वगैरह कर रहे होते हैं तो उस दौरान ये क्या है, जो गैस रिलीज़ करेंगे वो मीथेन होगी। और ये नॉर्मली ना ये मीथेनोजेंस होते हैं ना, ये आपको बेटे मिलेंगे कहाँ पे जी, कि दीज आर फाउंड इन मार्शेस। ये कहाँ पे मिलते हैं हमें, मार्शेस के अंदर। बेटा जैसा ये मार्शेस के अंदर मौजूद हैं तो फिर उस लिहाज से क्या है कि मीथेन मार्शेस में प्रोड्यूस होती है। तो मीथेन का मीनिंग ही क्या है, मार्श गैस। मीथेन का दूसरा नाम क्या है, मार्श गैस है। तो ये बेसिकली क्या होंगे, मीथेनोजेंट्स वहाँ पे होंगे। लेकिन मार्शेस के अंदर कंडीशन इतनी ज़्यादा जो होती हैं वो अनफेवरेबल नहीं होती, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये मॉडरेट कंडीशन में रहे। हाँ, जो एक्सट्रीमोफाइल्स हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में रह रहे होते हैं, इनमें एक मैं यहाँ पे ऐसे मेंशन कर रहा हूँ। फर्दर 2 टाइप्स हैं, हेलोफाइल्स, ठीक है ना। आपके सिलेबस में ना उसने ये 2 किए हैं, एक तीसरी भी होती है एसिडोफाइल। बहरहाल आपकी बुक वाले ने इसमें एक हेलोफाइल को इंक्लूड कर रहा है और दूसरे जो है ना वो थर्मोफाइल्स हैं। दूसरी कैटेगरी कौन सी है, थर्मोफाइल्स। अब देखें हेलो का मीनिंग क्या होता है, साल्ट। यानी आप ये कह लें कि जो हाई साल्ट कंसंट्रेशन वाला एनवायरनमेंट या मीडियम होगा उसमें मिलेंगे तो वो हेलोफाइल्स है। जैसे एक आपने ना डेड सी जो है सुना होगा कि डेड सी के अंदर क्या है, जो साल्ट कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। अब ना ये जो डेड सी में होंगे ना हेलोफाइल्स कहलाएंगे, लेकिन हाई साल्ट कंसंट्रेशन में जो सर्वाइव कैसे कर रहे हैं उसके लिए एक याद रखिएगा कि जो सेल वॉल है बेसिकली, सेल वॉल के अंदर ना स्पेसिफिक प्रोटीन्स होंगे। यानी उनके क्या होंगे, ये स्पेसिफिक जो प्रोटीन्स हैं इन सेल वॉल, दे विल हेल्प देम टू सर्वाइव इन हाई साल्ट कंसंट्रेशन। फिर इसी तरह से आप कह सकते हैं जो थर्मोफाइल्स हैं जो हाई टेम्परेचर पे रह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे कई ऐसे हैं जैसे ना सल्फ़र, जो बैक्टीरिया जिनको आप कहते हैं ना, वो सल्फ़र कंटेनिंग जो होता है ना, यहाँ पे वॉल्केनिक स्प्रिंग्स हैं, ठीक है ना, जो सल्फ़र कंटेनिंग है और उनका टेम्परेचर बेटा 90 डिग्री सी, ये आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। वहाँ पे भी क्या होंगे, कुछ बैक्टीरिया ये आर्किया सर्वाइव कर रहे होते हैं, तो हाई टेम्परेचर है तो थर्मोफाइल। हाँ, जो एक टाइप है इसके बैक्टीरिया की जो बेसिकली पैसिफिक ओशन के अंदर हैं। ये पैसिफिक ओशन में ना जो बैक्टीरिया हैं, एक टेम्परेचर जहाँ पे आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है 120 डिग्री सी, ये पैसिफिक ओशन में है। और ये ना जो मैकडोनल्ड आप कह सकते हैं, जो वहाँ पे स्प्रिंग्स हैं उनके अंदर ये 120 डिग्री सी पे भी सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन एक याद रखें, इस 120 डिग्री सी या जो 90 डिग्री सी है ना, तो क्या होगा, जो डीएनए है दैट इज़ नॉट डिग्रेडेड, कि वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, कि इनका जो डीएनए होता है वो मेंटेन रहता है, वो ब्रेक नहीं होगा किस पे जी, इवन कि एट 120 डिग्री सी। मेरे ख्याल में जहाँ तक ये बातें क्लियर हो गई होंगी, तो इन बेसिस पे हम इनको क्या है थर्मोफाइल्स का नाम दे देते हैं। अब चूँकि यही चाह रहा था इन्हीं का आर्किया और बैक्टीरिया का, मैं साथ ही ना इसमें एक जो है ना साइनोबैक्टीरिया, आज अभी उसको भी डिस्कस कर देता हूँ। देखें, साइनोबैक्टीरिया जो है ना, ये बैक्टीरिया के अंदर ही इंक्लूड होंगे, लेकिन ये जो साइनो बैक्टीरिया हैं ये ट्रू बैक्टीरिया में आते हैं। साइनो बैक्टीरिया जो होंगे ये किस में आएंगे, शाबाश, ट्रू बैक्टीरिया में आते हैं। और बेटा ये जो साइनो बैक्टीरिया हैं बेसिकली एक
पहले ग्रुप होता था, यानी जो अर्ली क्लासिफिकेशन थी ना, ये अब तो मॉडिफाई हो गई है, उसमें इनको एक हम नाम भी देते थे। ये बात का MCQ में आ सकता है। इनको बेटे हम ब्लू ग्रीन एलजी भी कहते थे। और इसके लिए ना बाकायदा एक ग्रुप था जिसको हम साइनोफाइटा कहते हैं। ये मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ कि स्टार्ट में ना इनको एलजी के साथ, अब देखें ना आपने जैसे क्लोरोफाइटा पढ़ा है ग्रीन एलजी, रोडोफाइटा आपने पढ़ा हुआ है यानी रेड एलजी को कहते हैं। इसी तरह से ये साइनोफाइटा था, ये ब्लू ग्रीन एलजी थे। क्यों? ये एलजी से रिजेंबल करते होते थे, और जिस तरह से एलजी फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल ए होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जिस वक्त ना डिटेल्ड इनकी स्टडी की गई, पता ये चला कि भाई जो जिनको ब्लू ग्रीन एलजी कह रहे हैं ना, साइनोफाइटा के जो मेंबर्स हैं, ठीक है उनमें क्लोरोफिल ए है, वो वाटर यूज़ करते हैं, वो बैक्टीरिया से डिफरेंट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं जस्ट लाइक हायर प्लांट्स। लेकिन साथ एक ये भी याद रखिएगा कि ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं या जो ब्लू ग्रीन एलजी हैं, इनका सेल स्ट्रक्चर जो है वो किससे रिजेंबल करता था? बैक्टीरिया के साथ। यानी फोटोसिंथेसिस यूकैरियोट्स जैसे हायर प्लांट्स जैसे शो कर रहे हैं, लेकिन सेल स्ट्रक्चर के लिहाज से क्या है? प्रोकैरियोटिक है। और प्रोकैरियोटिक में बेटे एक याद रखिएगा कि इन अर्ली नाम तो दिया था ना साइनोफाइटा, अब उसी को चेंज करके हमने ना प्रोकैरियोटिक नेचर की वजह से क्या है इनको साइनोबैक्टीरिया कहा गया। लेकिन एक जो बात मैंने अभी की उससे क्या ज़ाहिर होता है कि स्टार्ट में साइनोबैक्टीरिया भी हमने किस में रखे थे? किंगडम प्लांटी में। किंगडम प्लांटी से फिर निकाल के हमने इनको प्रोकैरियोट्स में क्या है किस डोमेन में रख दिया? बैक्टीरिया के अंदर। किस में रखा है? बैक्टीरिया में। लेकिन ये कौन से हैं जी? फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं। ये लिख लें, कहीं पे नोट कर लीजिएगा कि ये साइनोबैक्टीरिया हैं, ये क्या होंगे? दीज आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स। और ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स है ना, ये कौन से कार्य होते हैं? दे डू ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ये कौन से करते हैं? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ये कर रहे होते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस में जो क्या करेंगे जी? ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करेंगे, सॉरी ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे होते हैं, वाटर को यूटिलाइज़ करेंगे। अच्छा, अब ना जो साइनोबैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया के साथ रिजेम्बलेंस एक तो होगी प्रोकैरियोटिक के लिहाज से, लेकिन बेटा आपने ना ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि बैक्टीरिया को हम ग्राम बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव में करते हैं। तो फ़िलहाल ना ये MCQ के लिहाज से याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ना मैं वो एक्सप्लेन करूँगा ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव को। तो इसमें आपने याद रखना है कि ये जो है ना, जो सेल वॉल होगी इन साइनोबैक्टीरिया की, वो ग्राम नेगेटिव टाइप है। वो क्या होती है? ग्राम नेगेटिव। वही जो CVI डाई थी ना, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन डाई, वो ये एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है ना। तो ये जो स्कैंडी डाई थी उसको एक्सेप्ट करेगा। एनीवे ये ग्राम नेगेटिव टाइप है। बाकी इनके अंदर ना क्लोरोफिल ए होगा, इनके अंदर कैल्विन साइकिल भी होता है, तो इस लिहाज से ना बाकी हर लिहाज से ये क्या करेंगे? बैक्टीरिया के साथ जो वो रिजेंबल कर रहे होते हैं। लेकिन कैल्विन साइकिल की वजह से क्लोरोफिल ए के लिहाज से ये क्या होगा? हायर प्लांट्स के साथ या इवन के एलजी के साथ क्या है? रिजेंबल करते हैं। हाँ, इनमें एक ये पॉइंट भी है कि चूँकि ये प्रोकैरियोट्स है ना, तो भाई बाकी जितने भी होते हैं ना फोटोसिंथेसिस, उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। इनमें उस तरह से क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। सिंपल थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो कोई क्लोरोप्लास्ट के अंदर बंद नहीं होंगी, तो उनके ऊपर क्या होगा? ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे। बाकी जैसे हमने पढ़ा है उसी तरह से ना, जैसे आपने ना एक पढ़ा था ना, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है और सारा मैकेनिज़्म तकरीबन सेम होगा। आई थिंक ये बातें ना याद रहेंगी आपको। बाकी रह गया साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ना, जिनको ब्लू ग्रीन एलजी आप कह रहे हैं, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है, ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, और ये जो है ना फिलामेंटस भी हो सकते हैं।
ठीक है। जो आपके बुक में एक ही एग्जांपल उसने फिलामेंटस की दी हुई है, नॉस्टॉक, ठीक है ना। वैसे ना मैं एक और भी इसके लिख देता हूँ, काफ़ी ये फेमस है, ये ऑसिलेटोरिया कहते हैं, ठीक है ना। यह एक और भी है, एना बीना उसको बोला जाता है। एना बीना जो होता है ना, ये भी फिलामेंटस में आता है। एक जो है ना क्रूकोकस है ना, इसमें कॉलोनियल फॉर्म के अंदर आ जाएगा। तो बेटे ये आपने ना कुछ नाम याद रखने हैं। फिर इनके ना स्ट्रक्चर में, अब मैं वो उस से डिटेल में नहीं जा रहा, ये अगर ना देखें जैसे मैंने ये चेन बना दी ना, उसमें ये कुछ लार्ज साइज सेल होते हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं, ये हेट्रोसिस्ट का, इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर द हेट्रोसिस्ट। और ये जो हेट्रोसिस्ट होते हैं ना, ये कलरलेस होंगे। ये क्या होंगे, दीज विल बी कलरलेस। और कलरलेस होने का मतलब यह है कि इनके अंदर वही क्लोरोफिल ए या जो होते हैं ना फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, और एक्सेसरी पिगमेंट का यहाँ पे लिख लीजिएगा, इन्हीं के अंदर वो होते हैं फाइकोबिलेंट्स उनको कहते हैं, ठीक है ना। और ये फाइकोबिलेंट्स में ना एक जो ब्लू कलर का पिगमेंट है उसका नाम भी लिख लें यहाँ पे, फाइकोसाइनिन, ठीक है ना। फाइकोसाइनिन जो होता है ना, ये क्या है, इनका एक ब्लू पिगमेंट होता है और एक्सेसिव पिगमेंट में आता है, इसलिए इनका कलर जो होता है ना, ये क्लोरोफिल ए भी था और फाइकोसाइनिन भी है और ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये ब्लूइश ग्रीन आपको नज़र आएंगे। लेकिन देखिए मैंने क्या कहा, हेट्रोसिस्ट जो होगा ना वो क्या होता है, कलरलेस है। वो कलरलेस भी हो सकता है या येलो कलर का होगा, लेकिन इसका जो मेन काम होता है वो क्या है, शाबाश, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये ऑसिलेटोरिया और जो नॉस्टॉक है ना, सॉरी ऑसिलेटोरिया कह रहे हैं, नॉस्टॉक और एनाबीना, इन दोनों के अंदर ये आपको हेट्रोसिस्ट मिलेंगे। ख़ासतौर पे हेट्रोसिस्ट है वो नॉस्टॉक में ज़्यादा है। तो नॉस्टॉक को जो होता है ना, यानी आप कह सकते हैं हम जो फर्टिलिटी है इंक्रीज़ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यानी ये फार्मर लोग जो होते हैं ना, ये ख़ास तौर पे इनको फर्टिलाइज़र्स के तौर पे यूज़ करते हैं। दोनों तरह से यूज़ किया जाता है कि बड़े बड़े टैंक्स या तालाब के अंदर इसको ग्रो करवा लेते हैं, फिर उसको वहाँ पे जब ये ग्रो करता है फिर उठा के ना फील्ड्स में डाल देते हैं, फर्टिलाइज़र के तौर पे हो रहा है। या फिर जैसे राइस है या चावल है, चावल जो होता है ना खड़े पानी के अंदर ग्रो करता है ना, तो उसके अंदर भी ये थोड़ा थोड़ा नॉस्टॉक फेंक देते हैं, तो ये वहाँ पे ग्रो खुद करता जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता जाता है। तो इस लिहाज से इसकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी बनती है। आई थिंक यहाँ तक ना ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इंशाल्लाह हम ना नेक्स्ट टाइम जो स्टार्ट करेंगे ना वो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर होगा और उसके बैक्टीरियल जो है ना उसके जो सेल कंपोनेंट्स वगैरह हैं और बैक्टीरिया की तमाम प्रॉपर्टीज़, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।